नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई और जानदार बेहतरीन क्लास के साथ, जो कि हमारा लेसन चल रहा था जैव प्रक्रम, यानी कि जैव जीवन की प्रक्रियाएं। इससे पहले हमने इस लेसन का पहला लेक्चर जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड कराया है। अब हम लोग सबसे आसान और बेहतरीन तरीके से अब फिर इसका लेक्चर नंबर दूसरा करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब जब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट विथ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के साथ, तो जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है, जबरदस्त। बस अपना पेशेंस यानी कि धैर्य बनाए रखिए। चलिए वीडियो को बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो कुछ सारा कुछ कराया जा रहा है, जितने सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जितने सारे कुछ टॉपिक हैं, सब कनेक्ट हैं आपके बोर्ड एग्जाम से। यानी कि यहां दो काम हो रहे हैं, आपका टॉपिक के साथ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। इसका मतलब साथ साथ रिवीजन भी कराया जा रहा है। इसको आपको इसे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले हमने बहुत सारा कुछ किया। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण अपने में एक जानदार टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, जो कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस पे ही डिपेंड करती है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अगर कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण ना करे तो ना तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना तो हमें खाने के लिए फल मिलेंगे, ना तो कोई जमीन से अनाज उगने वाला है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हर एक पौधे को एक बेहतरीन संतुलित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर तापमान ऊपर से नीचे बढ़ा तो कोई भी फल नहीं उगने वाला, कोई भी ऑक्सीजन सही से नहीं निकलने वाली, कोई भी पेड़ अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करने वाला। तो चलिए वो सारी बहुत आगे की बातें हैं, हमें सिर्फ कक्षा 10 को नजर में रखते हुए यही सिर्फ टॉपिक पढ़ना है कि साहब प्रकाश संश्लेषण क्या। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण जिन टीचरों ने जबरदस्त तरीके से बड़ा बड़ा बता रखा है, बाकी तुम्हें हाई स्कूल में कुछ नहीं जानना है, सिर्फ दो चार चीजें जाननी है और हम लोग इसे जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्या है देखिए, पहला पॉइंट तो ये, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। अच्छा, क्रिया और प्रक्रिया में क्या अंतर है? बड़ा सा मास्टर बोलता है क्रिया और प्रक्रिया, तो तुम ध्यान रखना, क्रिया सिर्फ एक बार होती है, प्रक्रिया दोबारा रिपीट हुआ करती है। जैसे आज प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो कल भी होगा, परसों भी होगा। लेकिन अगर सोचो सिर्फ एक ही बार होता तो वो क्रिया होती। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, अच्छा हरे पौधे हमने बताया था इसमें होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो हरे पौधे होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O की सहायता से, यानी दो चीजें आई। एक तो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में काम करेंगे। कौन कौन से आदमी आएंगे? एक आदमी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आदमी आएगा जल। ये दोनों आदमी जब सहायता करते हैं तब जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। भोजन को साइंस भाषा में, सिंपल भाषा में ग्लूकोज ही कहते हैं। बाकी उसकी टाइप ऑफ वैरायटीज अलग अलग हो सकती हैं। बाकी सिर्फ अगर नाम लेना चाहें तो भोजन को सिंपल वे में हम ग्लूकोज ही कहते हैं। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ग्लूकोज बना, तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। बस तीन चीजें ध्यान रखनी। एक तो साफ ध्यान रखना, एक आदमी हमें चाहिए, कौन सा? CO2 गैस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन, लिख देते हैं यहां, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमें आदमी चाहिए जिसका नाम है H2O यानी कि जल। दो आदमियों की जरूरत होती है। फिर कुछ सिपाही यानी कि कुछ लोग चाहिए। कौन से लोग? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, बस।
तो जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं, एक तो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी इसकी C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या, ये हमारा भोजन तैयार हो जाएगा, भोजन तैयार होगा। दूसरा एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, यानी कि O2। एक तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसको हम लोग ग्रहण करके जिंदा रहते हैं। और तीसरा कुछ बहुत क्या बचेगा, जल बनेगा। और जो जल बनेगा वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो सिंपल, अगर आप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और पत्तियों में जा रहा है। सूर्य का प्रकाश पत्तियां इसलिए खींचती हैं क्योंकि उनके अंदर एक पावरफुल आदमी होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल ना हो तो पत्तियां हरी नहीं होंगी, अगर पत्तियां हरी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश को खींचने वाला आदमी कौन होगा। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियां नहीं खींच पाएंगी तो कोई भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो तुम समझ जाना, ना तो ग्लूकोज बनेगा, ना तो ऑक्सीजन बनेगी, ना तो जल बनेगा। कहानी समझ में आई। तो क्या है, यहां सूर्य का प्रकाश पत्तियों में जाता है, पत्तियां जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं वो ले लेती हैं और अपनी जड़ से जल को ले लेती हैं और फिर मिक्स करके एक शुगर बना देंगी, शुगर यानी कि ग्लूकोज बना देंगी, दूसरा ऑक्सीजन बना देंगी, बस मामला खत्म। इतनी ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीन चीजें बनती हैं, दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, दूसरा जल की आवश्यकता होती है, तीसरा एक आदमी की मौजूदगी जरूरत होती है। कौन सी, इसका नाम है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ही ना निकले, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए सूर्य का प्रकाश ही गायब हो जाए तो ऑल टोटल जितने भी पौधे हैं अपने आप खत्म होने लगेंगे। यानी अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य को इसीलिए बोलते हैं। अगर सूर्य खत्म तो पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म तो भोजन और ऑक्सीजन बनाना खत्म, जब भोजन और ऑक्सीजन बनाना खत्म तो हम लोग ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, भोजन पे जिंदा हैं, गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे में पृथ्वी इन टोटल खत्म हो जाने वाली है। तो देखा जाए कितना बड़ा सूर्य कितना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य ही गायब हो जाए तो मामला बिल्कुल उलट पलट हो जाता है। तो इसीलिए कितनी हमारी लाइफ में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि सारी जितनी भी इंसानियत है, जितने भी लोग हैं, सब किस पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ना कोई हमारे घर में अनाज उगेगा, ना कोई मक्का, ज्वार, बाजरा, कुछ भी नहीं उग सकता। आई बात समझ में। चलो, तो ये सारी कुछ कहानी समझ में आ रही है और एक सिंपल से हिंट में और समझा देते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या है प्रकाश संश्लेषण का मतलब, पौधों में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है? पूरे पौधे में ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है? तो तुम बताओगे साहब, जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर एक आदमी पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में जबरदस्त तरीके से हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। वही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचता है। आई बात समझ में। चलो बात करते हैं। ये रहा आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये हमारी पत्ती है और पत्ती के अंदर ये डिब्बों के टाइप में क्या भरा हुआ है ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर भरा हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम। पर्णहरिम बहुत कुछ है यार, सिंपल सी बात। ये हरित लवक ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट का मतलब, और क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरिम ध्यान रखना। चलो बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पॉइंट नंबर 1, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हुई तो तुम समझ जाना शुरुआत भी क्लोरोप्लास्ट में होगी, खत्म भी क्लोरोप्लास्ट में ही होगी।
यानी ई आदमी जो नजर आ रहा है, इसी के अंदर सारा कुछ ड्रामा और प्रोसेस हो जाती है। पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। हमने अभी बताया पत्तियों को अगर आप लेयर टू लेयर काटेंगे तो उसमें आपको जो नजर आएगा ना, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को अगर आप थोड़ा जूम करते हैं या काटते हैं, लेयर हटाते हैं, तो उसके अंदर जो नजर आने वाला है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरिम। ठीक है, पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है, तो तुम समझ जाना बहुत जटिल तरीके से दिखता है। आसानी से हम उसे बहुत तरीके से नहीं देख सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई तरीका यूज होता है तभी उसे हम देख सकते हैं। और इनके कण भी बहुत बड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हम कहानी शुरुआत से ही बता रहे हैं, बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है कक्षा 10 में हर साल कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या, तो तुम उसे बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। चलो, क्योंकि अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों की क्रिया को क्या बोलते हैं? पत्तियों की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण का अंग भी कहा जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ जो पेड़ होता है, पेड़ साहब, तो जो ये पत्ती हैं उनको कौन सा अंग बोलेंगे? तो तुम बताओगे यही पत्ती प्रकाश संश्लेषण करने का अंग होती है, या प्रकाश संश्लेषण का अंग होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से सूर्य का प्रकाश आता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे? कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक, कारक का मतलब होता है पदार्थ। कौन कौन सी चीजें, लिख देते हैं चीजें, कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं अगर हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराना हो, तो कौन कौन सी चीजें हम खरीद के लाएंगे, कहां से लेकर आएंगे? तो सबसे नंबर 1 पॉइंट पे तुम ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश जरूरत होगी। फिर दूसरा आदमी, सूर्य के प्रकाश को खींचने वाला आदमी, क्लोरोफिल जरूरत होगा। तीसरा आदमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरत होगी। वो कहां से मिलती है? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो बाद में जो निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और फिर जल कहां से लेना होगा? जल पेड़ अपनी जड़ से ले लेगा। बस ये 4 आदमी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जबरदस्त तरीके से भूमिका निभाते हैं। क्या? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 जल। अब तुमसे अगर हम पूछ लें कि क्लोरोफिल साहब कहां मिलेंगे, तो तुम बताओगे साहब ये क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मिलता है, हरित लवक में ही पर्णहरिम मिलता है। कहानी समझ में आई? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, यानी जिससे भी पूरा रिपीट हो जाए। तो तुम समझो, पहली बात तो ये, जड़ पानी को लेती है। जैसे ही जड़ पानी को लेती है, पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। जैसे ही पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेती है, तो क्लोरोफिल कट्टा और बंदूक बाहर निकाल के लेकर आता है, वो सूर्य के प्रकाश को ले लेता है। जब सूर्य के प्रकाश को लेगा तो भोजन यानी कि ग्लूकोज बना देगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसे हम लोग आसान तरीके से ले लेते हैं। आई बात समझ में? उसे इनहेल कर लेते हैं। इनहेल मतलब सांस अंदर ले लेते हैं। तो इतना सारा कुछ सिर्फ हमें प्रकाश संश्लेषण में जानना था। इतने पढ़ने से आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो प्रकाश संश्लेषण से आए और आप उसे छूट जाए, हो ही नहीं सकता। 2000%। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण से कितने क्वेश्चन बने हैं ज्यादातर। तो ये 3 साहब ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो तुम बताओगे पत्तियों के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरुआत से और अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, जरूरत पड़ती है? तो तुम बताओगे उसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरत होती है।
तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो तुम उसे बताओगे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो एक गैस बाहर निकलती है जिसका नाम है ऑक्सीजन गैस, जिसे हम लोग पूरी मानव जाति ऑक्सीजन को नाक द्वारा फेफड़ों तक ले जा रहे हैं और पूरे शरीर में पहुंचा रहे हैं, यानी कि आज पूरी इंसानियत ऑक्सीजन पे जिंदा है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बहुत जबरदस्त टॉपिक है, तुम सोचो, ऐसे ही सोचो। बारिश जबरदस्त तरीके से हुई है, जमीन में गई है, जमीन से पौधे की जड़ में गई है, पौधे की जड़ क्या करेगी, उसे पत्तियों में पहुंचाएगी और पत्तियां हल्का हल्का पानी अपने पत्ती के ऊपर भाप नुमा निकालेंगी और वही भाप सूर्य का प्रकाश आएगा उसे उड़ा ले जाएगा। तो वो उस पत्ती पे मौजूद पानी जो है उसे सूर्य का प्रकाश भाप के रूप में खींच लेता है। तो सूर्य का प्रकाश इसे भाप के रूप में खींचता है, तो तुम समझ जाना उस भाप के रूप में खींचने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस कहानी समझ में आई? चलो हमने कुछ परिभाषाएं भी लिख दिया है। क्या लिखी है? पौधों की पत्तियों यानी कि जैसे कि तना और अन्य वायुई भाग जैसे जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना, पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में, ओस के रूप में, जाड़ों में देखो अक्सर पत्तियों पे ओस मिलती है, तो ज्यादातर या तो एवोल्यूट होती है, किससे? पौधों की पत्तियों से निकलती है, वो जड़ द्वारा पौधा खींचता है और पत्तियों तक निकलती है। तब क्या होता है, तो उसी गैस को, उसी जलवाष्प को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? उत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित होता है। उत्सर्जन मुख्य रूप से कहां उपस्थित होता है? पत्तियों में उपस्थित होता है। और जिसमें उपस्थित होता है कहां, उसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हीं के द्वारा जल पत्तियों से बाहर निकलता है। वही सो रहा है, उड़ा जाए, बस उसी भाप बनने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। अब रंध्र के क्या क्या होते हैं, यानी कि स्टोमेटा के क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है? नंबर 1, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी जो गैस आती है वो गैस रंध्र से ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अंदर उसी से जाती। रंध्र ही पत्ती में ऐसा आइटम है, रंध्र ही पत्ती में ऐसा चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाएगी और उसी रास्ते से यानी उसी रंध्र से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना, रंध्र यानी स्टोमेटा ही जल वाष्प को पत्ती के रंध्र से बाहर निकालते हैं। बस 2 चीजें ध्यान रखना। और अब बात कर लेंगे कि हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली बात, जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं। सबसे पहले जो पौधे की जड़ होती है मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेती हैं, खींच लेती हैं। दूसरा, जड़ तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, यानी यही जड़ यहां तने तक जाएगा, फिर सारी पेड़ की पत्तियों तक पहुंच जाएगा। पत्तियों के रंध्र से जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, यानी जो पत्तियां हैं उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, फिर उसमें जलवाष्प होगा, तो जो जड़ से पानी पत्तियों तक गया है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कोई चिंता वाली बात? ठीक। अब वाष्पोत्सर्जन के लाभ देख लेते हैं और एक पॉइंट और देख लेते हैं, आज का मामला खत्म। वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या होते हैं? पौधों को ठंडा रखने में सहायता करती है, यानी पौधों में जितनी भी वाष्प बनती है, गैस बनती है, वो बाहर निकलती रहती है और हमारा पौधा ठंडा रखता है। जड़ों से जल ऊपर चढ़ाने में मदद होती है, यानी अगर पानी बरसा है तो तुमने, अच्छा चलो ठीक है, तुमने पौधा नया लगाया और उसमें पानी डाला है, तो जड़ उसे खींचेगी किसके सहायता से? जो ऊपर पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र उसको प्रेशर के साथ लेते हैं, तब पानी वो जड़ सोखती है। तीसरा पॉइंट है अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, और फिर जल को बाहर निकालता है। बस इतने सारे लाभ इसके होते हैं। और आज की कहानी सिर्फ हमारी
यहां तक खत्म है। इसके बाद जबरदस्त पाचन तंत्र के साथ आने वाले हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर देता है, जबरदस्त बड़े नंबर देता है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 10 से जितने भी टॉपिक और रिलेटेड वीडियोस बने आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहें, और ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्म